सारे दर्शकों का मैं स्वागत कर पर आज का जो हमारा विषय के बारे में आज हम हमारे आज के गेस्ट स्पीकर हैं नालावड़े सर। उनसे हम थोड़ा समझेंगे बेसिकली एग्री कमोडिटीज़ में जो डेरिवेटिव्स रहते हैं उन्हें हम कैसे एक एसेट क्लास के रूप में देख सकते हैं और उसमें निवेश कर सकते हैं या फिर उसमें कैसे अपॉर्चुनिटीज़ हम ढूंढ सकते हैं या फिर क्या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर मिस्टर जयंत नालावड़े जी का जो है यहाँ पर सभी अपने पार्टिसिपेंट्स को इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस है और एनसीडीएक्स के साथ भी एक वक्त पर हमारे साथ जुड़े हुए थे जैन सर। और थोड़ी सी मैं यहाँ पर अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को आज के जो हमारा वेबिनार है उसके बारे में थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा। आज का जो वेबिनार है वो ऑडियो और वीडियो मोड में रहेगा जहाँ पर आप देख और सुन दोनों पाएंगे। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप अपने वेबिनार के अंत में अपने आप को अनम्यूट करके या फिर जो है चैट बॉक्स में भी हमें अपने प्रश्न लिख सकते हैं। और आप जो है यदि आपको कोई किसी किसी पर्टिकुलर स्लाइड का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं इम्पोर्टेंट स्लाइड्स का। और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आमंत्रित करना चाहूँगा जयंत सर को कि वो डायस को रिप्रेजेंट करें और अपना प्रेजेंटेशन दे। जयंत सर। सर आप म्यूट पे है सर। सर यू नीड टू अनम्यूट योरसेल्फ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो। जी सर। जी सर। जी ठीक है नमस्कार। आवाज। जी 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 सर अभी आ रही है। Okay, जी जी just trying a earphone, but I think that's not working. ओके सर। Okay, should we start right away? Yeah, sir. Yeah, sir. I have given the brief introduction as well. I request you to share your slides. Yeah. Okay, so welcome all, and we start our session. It's an agri-commodity derivatives as an asset class. Uh, uh, I need to basically make it clear that these are basic. This what is being given is a basic information and does not is not to be used for trading purpose or any such purpose. And it is advised that before you use this information for trading, you should seek professional advice or get additional information. Okay. So, what is a derivatives contract? I think this is the basic requirement to understand. A derivative is a product or an instrument which the price of which is based on the underlying product. To make it clear, when we are talking about a derivative in say wheat, the price of the derivative or the derivative contract will be based on the price of wheat in the physical market. So it is derived from the physical or the spot price. Spot price is a commonly used word terminology in commodity market. So spot price is the price in the physical market. So derivative prices are derived from the price which is in the spot market. So a derivative contract for 1 month will derive the value or the price 1 month from now based on the price spot price in the market today.
So that is why it is called a derivatives contract, because its price is derived from the price of the underlying product. In derivatives contract, all the terms of the contract are standardized except the price. So what is the hello? 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 Yes, sir. Yes, sir. I have unmuted, and I request every participants to please mute themselves while the session is going on. After the session, आप अपने questions जो है अपने आप को unmute करके भी पूछ सकते हैं. अच्छा अच्छा. Please, sir, continue. हाँ. तो डेरिवेटिव की प्राइस जो है उसके अंडरलाइंग जो जिस पे बेस्ड है उस पे डिपेंड करता है, और कॉन्ट्रैक्ट के सभी स्पेसिफिकेशन जो होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं एक्सेप्ट फॉर द प्राइस. तो उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी डिलीवरी मतलब एक्सपायरी बोलते हैं उसको, एक्सपायरी डेट क्या है कॉन्ट्रैक्ट की, वो कमोडिटी की क्वालिटी क्या है, उसके क्वालिटी पैरामीटर्स क्या है वगैरह जो रहता है, उसका सेंटर क्या है, कहाँ डिलीवरी होगी, इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे आगे जाके. ये सब फिक्स रहता है, नियत रहता है एक्सेप्ट फॉर द प्राइस. तो केवल प्राइस पे अपने को जैसे कि बोला वीट का जो वीट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो 1 महीने के बाद वीट क्या रेट में खरीदना चाहते हो, क्या बेचना चाहते हो, इतना ही उसमें कोट करना है. और पूरे ये कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, ये ट्रांजैक्शन जो होते हैं, वो एक्सचेंज के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम में होता है. इसमें टेलीफोन या दूसरे किसी इससे होता नहीं है. वो स्क्रीन पे जाके इसको ट्रेड करना है, आपको बिड करना है या ऑफर करना है. या बिड करना है मतलब कितने में खरीदना चाहते हो, या ऑफर करना है तो कितने में देना चाहते हो. और यूजुअली ये डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आगे के लिए एक साथ 6 महीने तक ये कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल रहते हैं. तो आपको चूज करना है कौन से कॉन्ट्रैक्ट में आपको ट्रेड करना है. डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स में, कमोडिटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में सबसे बेसिक जो है वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है. फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ ट्रेड नहीं होता. दैट इज द बेसिक डेरिवेटिव प्रोडक्ट फॉरवर्ड्स. बट फॉरवर्ड्स को अभी तक परमिशन नहीं मिली है ट्रेड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में. जो कि स्पॉट मार्केट में फॉरवर्ड्स होते रहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी फॉरवर्ड्स होते रहते हैं, और फ्यूचर्स भी रहते हैं. तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो अभी मैंने बताया कि अंडरलाइंग स्पॉट मार्केट में जो प्राइस है, द प्राइस उस पर वो डिपेंड करता है. ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में इसमें ऑप्शन रहता है, या तो बेचना है या खरीदना है, कि उसमें कोई बेसिकली ऑब्लिगेशन नहीं रहता है. ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसको फुलफिल करना या कंप्लीट करने का कोई ऑप्शन नहीं है. उसमें जो प्रीमियम दिया जाता है वो आपकी फीस है, और चाहे तो वो ऑप्शन आपने यदि वैसे ही रखा है तो मैच्योरिटी पे उसका फ्यूचर्स में वो कन्वर्ट हो जाता है. और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के जैसे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट होगी, वैसे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट हो जाएगा. फिर उसके बाद इंडाइसेस, इंडेक्स. अभी ये 3 ही प्रकार के प्रोडक्ट जो है अपने यहाँ ट्रेड हो रहे हैं कमोडिटी मार्केट्स में. इंडेक्स में इट्स अ बास्केट ऑफ कमोडिटीज, कोई एक कमोडिटी के बारे में नहीं है. तो जैसे कि निफ्टी इक्विटी में आप जानते हो या सेंसेक्स जानते हो, वो तो इंडेक्स है. तो अंडरलाइंग सिक्योरिटीज जो है उसमें निफ्टी में जो 50 उसकी जो शेयर्स हैं इंडिविजुअल स्क्रिप्ट, उसका वो वेटेड एवरेज प्राइस उसमें आता है, उसके लिए उसको इंडेक्स प्राइस बोलते हैं. सिमिलरली कमोडिटीज में भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज का इंडेक्स बना के उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं. तो बेसिकली देर आर 3 types of contracts which are available for trading as of now in commodity derivatives products. कमोडिटी डेरिवेटिव्स और इक्विटी डेरिवेटिव्स में क्या फर्क है? इक्विटी डेरिवेटिव ज्यादातर सब लोग जानते हैं.
बेसिकली अंडरस्टैंडिंग है। तो इक्विटी में बिकॉज द प्रोडक्ट इज स्पेसिफाइड, लेट्स से रिलायंस का शेयर है तो वो परपेचुअल है और स्टैंडर्ड है, उसकी एक्सपायरी नहीं होती और वो स्टैंडर्ड है। एक शेयर है समझो, एक रिलायंस के एक शेयर में आप यदि कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो तो रिलायंस के शेयर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो स्टैंडर्ड है, क्या है एवरीबडी नोस। वेयर एज अंडरलाइंग कमोडिटी में जो व्हीट है उसमें हर एक एक्सचेंज के अनुसार उसका क्वालिटी पैरामीटर होगा, उसका स्टैंडर्ड होगा और उसके लिए एक एक्सपायरी रहेगी। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है उसके अनुसार एक्सपायरी तो होती है, लेकिन वो प्रोडक्ट की भी एक्सपायरी होती है जो कि अंडरलाइंग फिजिकल कमोडिटी है। तो उसमें वो खराब होने के खराब होती है ज्यादा दिन रखने से ज्यादा से ज्यादा उसकी एक्सपायरी डेट 6 महीना रहते हैं। तो ये बड़ा फर्क है इक्विटीज और कमोडिटीज में। अंडरलाइंग मार्केट में स्पॉट मार्केट सब जगह है। 100 से ज्यादा 200 से ज्यादा इंडिया में मार्केट्स है एक्चुअली। 7,000 से ज्यादा स्पॉट मार्केट है अपने देश में और हर एक सेंटर उसकी प्राइस अलग, पैरामीटर्स अलग रहते हैं, वैरायटी अलग रहती है। वो कमोडिटी भले एक ही कमोडिटी हो लेकिन उसकी क्वालिटी अलग रहती है और उसकी प्राइस अलग अलग सेंटर में अलग होती है। वेयर एज इक्विटी का अंडरलाइंग मार्केट जो कैश मार्केट बोलते हैं, एनएससी का बोलो बीएससी का बोलो, इट इज ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन मार्केट, स्क्रीन पे ही होता है और उसका प्राइस सबको देश में मालूम होता है, दुनिया में मालूम होता है। कमोडिटी के बारे में जोधपुर में क्या प्राइस है या बीकानेर में क्या प्राइस है तो यहाँ से आसानी से मालूम नहीं पड़ेगा, उसके लिए एक्सचेंज की वेबसाइट में जाके उसका प्राइस चेक करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा फर्क है अंडरलाइंग मार्केट का या स्पॉट मार्केट का प्राइस जो है वो इसमें कमोडिटी मार्केट में इजीली मालूम नहीं होता। सप्लाई कमोडिटी का कितना है ये एस्टिमेटेड रहता है और उसके बारे में कोई ठोस जानकारी कहीं अवेलेबल होती नहीं है। वेयर एज इक्विटीज की कोई भी कंपनी, रिलायंस का ही एग्जांपल लेते हैं तो रिलायंस के कितने शेयर इशू किए हुए उसमें मार्केट में कितने अवेलेबल है, मतलब फ्लोटिंग शेयर्स कितने हैं जो अवेलेबल फॉर सेल और परचेज के लिए है, ये मालूम होता है। ये अंडरलाइंग कमोडिटी के लिए व्हीट देश में कितना है उसमें से कितना बेचने के लिए अवेलेबल है इसके बारे में जानकारी कहीं मिलती नहीं है, वो एस्टिमेटेड होता है। पार्टिसिपेंट्स में इसमें ज्यादातर ट्रेडर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं और फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव्स में। वेर एज इक्विटी में रिटेल इंडिविजुअल्स रहते हैं, इंस्टीट्यूशनल रहते हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स है या एफपीआईज होंगे, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स। तो ये बड़ा फर्क है इसमें इक्विटी और कमोडिटी में। इसके कमोडिटी डेरिवेटिव में सेटलमेंट फिजिकली होता है। व्हीट समझो आपने 10 टन का डील किया है तो 10 टन का व्हीट आपको परचेस किया है तो आपको रिसीव करना पड़ेगा या बेचा है तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा फिजिकल में। वेयर एज इक्विटी में डीमैट में सेटलमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट होता है। इसमें पहले शेयर्स फिजिकली डिलीवर हुआ करते थे, वो तो जमाना गया, अभी कंपलसरी डीमैट है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होते हैं शेयर। व्हेन यू सेल और बाय द डिलीवरी ऑफ शेयर्स इज इन फॉर्म। डिलीवरी जो होती है वो फिजिकल में होती है, यानी ट्रक लेके आपको ट्रक बेच के वहां पे कमोडिटी लेनी या देनी पड़ती है। प्राइस सेंसिटिविटी इसमें बहुत ज्यादा होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ असिमेट्री इन इंफॉर्मेशन। मार्केट में क्या हो रहा है, अलग अलग मार्केट में क्या हो रहा है, कितना क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, ये मालूम नहीं होता है। इसके लिए प्राइस सेंसिटिविटी जो फ्लक्चुएशन प्राइस में हो सकता है वो बहुत ज्यादा होता है। वेर एज इक्विटी डेरिवेटिव्स में मीडियम होता है, तो इधर भी फ्लक्चुएशन वोलेटिलिटी होती है पर उसके तुलना कमोडिटी के डेरिवेटिव्स में कम होती है। सोफिस्टिकेटेड लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन मतलब बहुत एक्सपर्ट कमोडिटी डेरिवेटिव में बहुत जानकार लोग कम होते हैं।
नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो किसी कमोडिटी के बारे में बहुत खूब जानकारी रखते हो या मार्केट इंफॉर्मेशन उनके पास बहुत है, ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं। ज्यादातर लोग दूसरे पे डिपेंड करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, और वेर एज इक्विटी डेरिवेटिव में ये पूरा इंफॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल होता है। और चूंकि इट इज ऑलमोस्ट गॉन अ ग्लोबल मार्केट, इसमें बहुत ही एक्सपर्ट लोग इक्विटीज में डील करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एक्सपर्ट पीपल डीलिंग इन द इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट। दीज आर द मेजर डिफरेंसेस इन कमोडिटी एंड इक्विटी डेरिवेटिव्स। अभी कमोडिटी डेरिवेटिव्स का इंपॉर्टेंस क्या है? कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में फ्यूचर्स प्राइसेस जो होते हैं वो एक्सचेंज पे वाइडली कोट किए जाते हैं। दोज आर अवेलेबल टू बी सीन, और देश में और देश के बाहर भी इसकी जानकारी दी जाती है। वेरएज हमने अभी बात की जो अंडरलाइंग स्पॉट मार्केट की, तो स्पॉट मार्केट के जो प्राइस बीकानेर के, तो यहाँ बैठ के अपने को तुरंत मालूम नहीं पड़ेगा, अपने पहचान का कोई होगा तो पूछना पड़ेगा। या इक्विट एक्सचेंज में भी दिन में 2 बार या 3 बार उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, पूरा समय तक ट्रेडिंग के समय मिलेगी नहीं, ये फर्क है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स जो है वो सेकंड बाय सेकंड और टिक बाय टिक इसकी जानकारी मिलती है, क्या रेट पे ट्रेड हो रहा है। कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट प्राइसिंग इंफॉर्मेशन देती है सबको। तो बिजनेसेस जो है, जो प्रोसेसर्स है, मैन्युफैक्चरर्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर जो है, पीओ जो है, किसान लोग जो है, और फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, इस पे जो प्राइसेस है इसका उपयोग करके हेजिंग भी कर सकते हैं प्राइस रिस्क के अगेंस्ट, या उनके बिजनेस का, प्रोडक्शन का प्लान भी कर सकते हैं। जैसे किसान इसकी डेरिवेटिव्स की प्राइस देख के आज बेचना है या कुछ दिन बाद बेचेंगे, आगे की प्राइस क्या है उसका ट्रेंड देख के ही कैन टेक अ डिसीजन। सो एवरी participant or every stakeholder can use that information and help it to use it to manage their price risk. इसमें डेरिवेटिव्स मार्केट, कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में यू गेट लॉन्ग टर्म प्राइसिंग। जैसे कि बताया कि 6 महीने तक का प्राइस इसमें अवेलेबल है। तो आज स्पॉट मार्केट में प्राइस एक्स है, तो 1 महीने के बाद एक्स प्लस 1 है, 2 महीने के बाद एक्स प्लस 2 है, 3 महीने के बाद एक्स प्लस 3 है, ऐसे अप टू 6 मंथ्स इसकी जानकारी मिल सकती है। सम ऑफ द कमोडिटी मार्केट जैसे स्टील है, इंटरनेशनल मार्केट, उसमें तो बोले 2 साल 3 साल की प्राइस पहले ही आप लॉक इन कर सकते हैं। Those are very sophisticated and very advanced international derivative contracts, for example in steel. Commodity derivatives में इतने लंबे इंडिया में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। अप टू 6 मंथ ज्यादा से ज्यादा उसके प्राइस आप मिल सकती हैं। फार्मर्स वो प्राइस देख के दे कैन डिसाइड कि कौन सा बीज लगाना है, क्या क्रॉप लेना है, या अभी बेचना है या 2 महीने बाद बेचना है। कॉर्पोरेट मैनेजर जो प्रोसेसर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो उस पे उसके अनुसार वो डिसीजन ले सकते हैं कि अभी खरीदना है माल या 2 महीने बाद खरीदना है, स्टॉक करना है कि स्टॉक नहीं करना है। तो फाइनेंशियल जो डिसीजंस है वो इसके इंफॉर्मेशन पे, लॉन्ग टर्म प्राइस पे ले सकते हैं। गवर्नमेंट भी इसकी प्राइसेस देख के डिसीजन ले सकती है कि क्या करना है, कि प्राइसेस आगे जा रहे हैं तो कहीं से उसको सप्लाई करना है या इंपोर्ट करने की परमिशन देनी है, या उसके इंपोर्ट के लिए जो टैक्सेस है वो कम करने। इसके जैसे गवर्नमेंट अलग अलग डिसीजन ले सकते हैं। और फिजिकल मार्केट जो अलग अलग जगह पे सेंटर्स में होते हैं, उनकी प्राइस बहुत ओपेक रहती है। उसके बारे में इजीली मालूम नहीं पड़ता है। उसकी तुलना में कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट तुरंत इंफॉर्मेशन प्राइस के बारे में देती है। तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स का हमको फायदा क्या है, या जनरली उसके बेनिफिट्स क्या है? तो प्राइस डिस्कवरी होती है। तो जो कमोडिटी है उसकी प्राइस वहां पे चूंकि बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे
सेलर्स आते हैं ये मार्केट में, तो एवरीबॉडी इज बिडिंग और ऑफरिंग बेस्ड ऑन देयर इंफॉर्मेशन ऑफ द अंडरलाइंग मार्केट्स। तो हर एक जो इसमें पार्टिसिपेंट है, तो अपने उनकी जानकारी के अनुसार या मार्केट से जानकारी मिलती है कि इसका प्रोडक्शन कितना हुआ है, सप्लाई कितना हुआ है, क्वालिटी क्या है, मार्केट में कभी आएगा, कौन सी वैरायटी अवेलेबल, इसके ऊपर बिकॉज वो बीड करते हैं और सामने से खरीदने वाले बेचने वाले जब ये एक दूसरे को ऑफर करते रहते हैं, प्राइस कोट करते रहते हैं, उस पे वो प्राइस डिस्कवरी हो जाता है। सो प्राइस डिस्कवरी इज द बेसिक बेनिफिट ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। क्या प्राइस है, ये ट्रांसपेरेंट पूरे पूरा बाजार या पूरे देश में प्राइस मालूम पड़ती है, दोनों के बीच में प्राइवेट रहती नहीं है। व्हेन यू गो टू अ फिजिकल मार्केट, द प्राइस नेगोशिएशन इज बिटवीन टू पार्टीज, the seller and the buyer, whereas when you go in a derivatives market, the entire market, all the thousands and millions of participants come to know what is the going price. This is the biggest benefit. So there is transparency in price discovery. प्राइस रिस्क मिटिगेशन बेस्ड ऑन द प्राइस डिस्कवरी, जो कीमत जो ट्रेड हो रही है उसके ऊपर रिस्क मिटिगेशन के लिए समझो आज एक्स प्राइस है और एक महीने के बाद x+1 है, तो प्राइस ऊपर जा रही है, तो जो खरीदने वाला है वो सोचेगा मैं आज ही खरीदूं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि एक महीने के बाद खरीदने जाऊं तो मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। और बेचने वाला जो है वो सोचता है कि मैं आज बेचने जाऊं तो कम प्राइस मिलेगा, इफ आई कैन वेट फॉर 1 मंथ, एक महीने के बाद बेचूं तो मुझे ज्यादा प्राइस मिल सकता है। तो प्राइस रिस्क मिटिगेशन इसमें होता है। जो बेचने वाला है ही कैन डिसाइड वेदर टू सेल नाउ और सेल एट अ फ्यूचर डेट, और खरीदने वाला भी इसके बारे में डिसीजन ले सकता है, शुड आई बी बाइंग नाउ और शुड आई बी बाइंग फॉर अ फ्यूचर डेट। और फॉर बाइंग एट अ फ्यूचर डेट वो फ्यूचर्स में दोनों ट्रेड कर सकते हैं। तो खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों एक महीने के बाद का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी है उसमें ट्रेड कर सकते हैं। काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क जो रहती है कि बाजार में खरीदने जाओ तो कैश ट्रांजैक्शन तुरंत बहुत ही कम होता है। लार्ज क्वांटिटी में जब यदि ट्रेड करते हो तो उतना तुरंत पैसा नहीं दिया जाता है, उसमें क्रेडिट देना पड़ता है। तो क्रेडिट में वो बेचने वाले को डर रहता है कि खरीदने वाला अपना पैसा वेदर ही विल पे ऑन टाइम एंड वेदर ही विल फुल्ली पे, तो दैट क्रेडिट रिस्क इज देयर। तो एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड करने से काउंटर पार्टी रिस्क इज टेकन केयर ऑफ, बिकॉज द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, द एक्सचेंज का जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, दैट टेक्स द that owns up the risk, and it has its own risk management structure, because of which the खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों को भी इसके बारे में कोई रिस्क नहीं रहता। बेचने वाले को डर नहीं है कि मुझे जब भी मैं दे दूं तो मुझे पैसे का है क्या, और सिमिलरली बेचने वाले को ये रिस्क नहीं रहता है कि मैंने पैसा तो दिया लेकिन मुझे माल मिलेगा क्या। सो दिस काइंड ऑफ काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क जो है, दैट इज टेकन केयर ऑफ इन अ डेरिवेटिव्स मार्केट। इसके ये मार्केट को एक्सेस सभी को है, इंडिविजुअल भी है, ट्रेडर भी है, मैन्युफैक्चर भी है, प्रोसेसर्स भी है, और फार्मर्स भी है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस भी है। सो ऑल टाइप्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स कैन टेक पार्ट इन द कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट। द प्रोडक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज, कमोडिटी की क्वालिटी पैरामीटर्स फिक्स्ड होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, उसकी क्वांटिटी वो कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स रहती है कि एक कॉन्ट्रैक्ट लिया तो 5 टन मिलेगा या 1 टन मिलेगा या 10 क्विंटल मिलेगा, 1 टन 1 क्विंटल मिलेगा, ये सब कुछ फिक्स्ड रहता है। कहाँ पे मिलेगा, कौन से सेंटर में, मतलब बीकानेर में मिलेगा या जयपुर में मिलेगा या मुंबई में मिलेगा या दूसरे किसी दिल्ली में मिलेगा, ये प्रोडक्ट में स्टैंडर्डाइज्ड होता है कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में। तो इसमें कोई सस्पेंस की बात होती नहीं है। वंस यू फिक्स द प्राइस, यू नो फॉर सर्टन कितनी क्वांटिटी का लिया है, कौन से क्वालिटी का मिलेगा और कहाँ पे मिलेगा। ऑल दिस इज स्टैंडर्डाइज्ड एंड दैट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। एंड ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, पूरी जानकारी वो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में
एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। इसमें कोई सस्पेंस नहीं है, जैसे कि पूरा प्रोडक्ट क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, कहाँ पे मिलेगा, कौन से वेयर हाउस में मिलेगा, उसका प्रोसेस क्या है, ये सब कुछ उधर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे मालूम पड़ता है। तो देर इज टोटल ट्रांसपेरेंसी इन trading in a commodity derivatives market, whereas in a underlying spot market, all these benefits are not there. Basically, a derivatives market is an improvement over spot market. और यदि आगे जाके यदि फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट भी इसमें परमिशन मिली डेरिवेटिव्स मार्केट में, तो वो भी इसमें आ जाएगा। ये 7 दिन का या 15 दिन का भी फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट इसमें ट्रेड करने के लिए आ सकता है, गवर्नमेंट यदि परमिशन दे तो। और कमोडिटी एक्सचेंज क्या करता है, तो ये बायर को और सेलर को इकट्ठा लाने का बड़ा काम करता है। तो इसमें कोई पहचान होने की जरूरत नहीं है। आप मार्केट में मार्केट प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करने आ जाओ तो यू आर एबल टू कोट परचेज प्राइस और सेल प्राइस एंड कन्वे योर इंटरेस्ट। सो बायर और सेलर, आगे कौन बायर आया है, बायर क्या कोट कर रहा है देख के सेलर भी आएगा, सेलर भी कोट करेगा कि मैं इतने में ही बेचूंगा, ऑफर करूंगा। सो ये एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से बायर और सेलर इकट्ठे आ जाते हैं एक ही जगह पे। सो इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ मार्केट। मंडी जैसे होती है वैसे कमोडिटी एक्सचेंज इज ऑलमोस्ट अ मंडी, एक्सेप्ट दैट इट इज वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे ये मंडी है, ऐसे हम बोल सकते हैं। और जिस तरह से इसमें ट्रांसपेरेंसी है कमोडिटी एक्सचेंज में, और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स आर देयर, खरीदने वाले बेचने वाले हैं, कोट करते रहते हैं, देयर इज नो सस्पेंस अबाउट क्वालिटी एंड व्हाट इज अवेलेबल। तो जो प्राइस डिस्कवरी होती है वो फेयर होती है। तो मार्केट सिमेट्री, मार्केट इंफॉर्मेशन सिमेट्री इज देयर, असिमेट्री नहीं है। दोनों बायर और सेलर को प्रोडक्ट के बारे में या कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूरी जानकारी रहती है और बेस्ड ऑन दैट दे ट्रेड विथ ईच अदर। देन देर इज न्यूट्रलिटी। एक कमोडिटी एक्सचेंज ट्रेड करता नहीं है, नॉर इट हैज एनी इंटरेस्ट इन द ट्रेडिंग टेकिंग प्लेस, सो देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। द कमोडिटी एक्सचेंज केवल एक प्लेटफॉर्म देती है, मंडी बनाती है वर्चुअल, जहां के बायर्स और सेलर जो स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट है कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट उसमें ट्रेड कर सकते हैं। चूंकि ये दिस इज ऑन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, इसकी जो प्राइस इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसपेरेंट होती है एंड इट इज रियल टाइम। जैसे कि ट्रेड होता है दैट इंफॉर्मेशन इज डिसेमिनेटेड, गिवन टू डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि टीवी पे भी टिकर आते रहता है या नेट पे वेबसाइट पे भी अभी एक्सचेंज केस में देखो इसमें भी इंफॉर्मेशन टिक बाय टिक का आते रहता है। तो वेरी ट्रांसपेरेंटली देर इज नो सस्पेंस रिलेटिंग टू द रियल टाइम प्राइस। अभी क्या प्राइस चल रही है ये तो आराम से तुरंत मिल सकती है। देन बेंचमार्क रेफरेंस प्राइस रहती है। फॉर एन एग्जांपल कमोडिटी डेरिवेटिव्स में बेंचमार्क क्वालिटी रहती है। लेट्स से चना, तो जो देसी चना है, तो समझो बीकानेर का देसी चना, तो उसकी प्राइस क्या है, बीकानेर का देसी चना, उसके क्वालिटी पैरामीटर्स, मॉइस्चर, उसका साइज, कलर वगैरह जो है वो स्पेसिफाइड रहता है। और बीकानेर का चना बीकानेर की मंडी में आज की इसकी प्राइस है, तो ये बेंचमार्क रेफरेंस प्राइस होती है। और डिलीवरी बीकानेर में हो रही है, जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है, लेट्स से चना बीकानेर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो बीकानेर में ट्रेड क्या हो रहा है, और लेट्स से यू वांट डिलीवरी इन सम अदर सेंटर, तो वो सेंटर में उसका प्राइस क्या होगा। तो बीकानेर का प्राइस आपको मालूम है, और इंदौर में आपको चने की डिलीवरी लेनी, तो इंदौर में आने में उसका उसमें टैक्सेस रास्ते में कितने लगेंगे मंडी के, और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या होगा, वेयर हाउसिंग का कॉस्ट क्या होगा, ये आप मिला के यू वेरी इजीली यू कैन infer what is the price relating to the benchmark, because benchmark price reference price है, तो prices at other centers is available.
नॉट ओनली दैट, ये बेंचमार्क रेफरेंस प्राइस जो है ये मंडी में भी उसका उपयोग होता है कि एनसीडेक्स, लेट्स से एनसीडेक्स क्वालिटी का चना जो है इसकी प्राइस बीकानेर में ये चल रही है, तो उसकी क्वालिटी में तुलना में कम क्वालिटी वाला चना का प्राइस कितना होना चाहिए, ये इजीली उससे डिराइव कर सकते हैं। या जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन का चना क्वालिटी दिया है उससे यदि ज्यादा अच्छी क्वालिटी का चना अवेलेबल है बाजार में, तो ऑब्वियसली बेचने वाला बोलेगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है एनसीडेक्स का उसका ये क्वालिटी है, तो मेरा उससे बेहतर क्वालिटी का चना है, तो मुझे उससे ज्यादा प्राइस मिलनी चाहिए। तो बेंचमार्क रेफरेंस प्राइस जो डेरिवेटिव्स मार्केट में होती है उसका फायदा सभी को होता है, जो कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज में जो काम करता है पार्टिसिपेट कर रहा है उसको भी, और जो बाहर फिजिकल मार्केट में जो ट्रेड कर रहा है उसको भी। लिक्विडिटी टू पार्टिसिपेंट, चूंकि देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बहुत सारे लोग इसमें बाय और सेल करने वाले होते हैं, तो यदि किसी ने परचेज किया है और प्राइस थोड़ी ऊपर गई है, बेचना चाहता है, तो आसानी से वो बेच पाएगा, तो लिक्विडिटी इन द मार्केट इज इजीली अवेलेबल। सिमिलरली somebody has sold and he sees the price is going up, so he needs to sell to avoid loss, or if he has sold at a lower price and the price is going up, basically based on which way the price is going, the buyer and seller can decide, and there is liquidity, there are others who will participate and he'll able to square off his positions. स्क्वायर ऑफ मतलब ऑपोजिट, सुबह परचेज किया है तो स्क्वायर ऑफ करना मतलब बेचना, और यदि खरीदा है तो स्क्वायर ऑफ करना मतलब बेचना। यदि ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करे तो उसको स्क्वायर ऑफ बोलते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेचा, एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, इसका मतलब जीरो कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कितने में खरीदा था कितने में बेचा था उसका जो डिफरेंस होगा प्राइस का, वो प्रॉफिट या लॉस रहेगा, तो दैट इज स्क्वेयरिंग ऑफ। रिस्क मैनेजमेंट इन अ वोलाटाइल मार्केट, जैसे कि बोला तो रिस्क मैनेजमेंट होती है, उसमें मार्जिन्स होती है, तो a market participant can basically take care that the losses are not out of hand, and is able to manage his risk in a volatile market. क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, चूंकि एक्सचेंज के द्वारा ही, क्लियरिंग हाउस द्वारा ही काउंटर रिस्क इज मिटिगेटेड, देयर इज नो काउंटर पार्टी रिस्क और देयर इज मिनिमल काउंटर पार्टी रिस्क, एंड इट इज फेयर सेफ एंड ऑर्डरली मार्केट। इसमें जो पार्टिसिपेंट है, मेंबर्स जो हैं, उनके लिए रिगरस फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स होते हैं, और एक्सचेंज की तरफ से सर्वेलेंस भी होते रहता है, क्या कोई मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है, somebody is not trying to drive up the drive down the prices, इसका काफी बारीकी से एक्सचेंज का ध्यान रहता है। तो द मार्केट इज ऑर्डरली and the exchange ensures that the market is not manipulated and it is run in an orderly fashion. जैसे कि हमने पहले बात की थी, तो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में की फीचर्स रहते हैं। बेसिस सेंटर, जैसे कि पूरा चना बीकानेर है, तो बेसिस वैरायटी क्या है, देसी है। टेंडरेबल वैरायटी में उसमें वो पैरामीटर दिए होते हैं, क्वालिटी के बारे में दिया होता है, ट्रेडिंग यूनिट, वेदर इट इज 1 क्विंटल 1 टन, डिलीवरी यूनिट क्या है, वेदर इट इज 1 क्विंटल 1 टन 10 टन, टिक साइज क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते समय, whether it is 5 paisa, 10 paisa, 1 rupee, all that tick size. So every next order price का डिफरेंस वो टिक साइज स्पेसिफाई करता है। एडिशनल डिलीवरी सेंटर्स रहते हैं, बेसिस सेंटर के साथ साथ एडिशनल डिलीवरी सेंटर्स भी रहते हैं। तो बीकानेर यदि बेसिस सेंटर है तो इंदौर में भी डिलीवरी दे सकते हैं, दिल्ली में भी दे सकते हैं, जोधपुर में भी दे सकते हैं, और फॉर दैट मैटर एनी अदर सेंटर जहाँ पे डिलीवरी पॉसिबल है, दीज सेंटर्स आर स्पेसिफाइड कि यहाँ पे डिलीवरी हो सकती है, उसके बारे में कोई सस्पेंस नहीं होता है। डिलीवरी स्पेसिफिकेशंस में दिया जाता है क्वालिटी पैरामीटर्स, कितनी क्वांटिटी में डिलीवरी दी जाएगी। मिनिमम क्वांटिटी 10 टन नॉर्मली होती है, क्योंकि वो ट्रक का बेसिकली कैरिंग कैपेसिटी होती है। स्टैगर्ड विद कंपल्सरी डिलीवरी
थोड़ी थोड़ी डिलीवरी ले सकते हैं या दे सकते हैं। इसमें कैश सेटल्ड भी हो सकता है। व्हेन यू स्क्वायर इट ऑफ, द सेटलमेंट इज कैश सेटल्ड, उसमें कोई डिलीवरी देने की जरूरत नहीं। जो डिफरेंस इन प्राइस है दैट इज कैश सेटल्ड। और हर एक कॉन्ट्रैक्ट की मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट नियत रहती है, स्पेसिफाइड रहती है। रिस्क पैरामीटर्स में कितनी कमोडिटी या कितनी क्वांटिटी खरीद सकता है कोई एक ट्रेडर, इस पे लिमिट रहती है। डेली लिमिट ऑन प्राइस फ्लक्चुएशन रहती है। इट इज फ्रॉम 2% to 4%, एंड एट टाइम्स सम ऑफ द इंटरनेशनली लिंक्ड जो कमोडिटी जैसे गोल्ड और सिल्वर, उसका डेली प्राइस लिमिट कैन बी मोर देन 4%, इट कैन गो अप टू 16% डिपेंडिंग अपॉन what is the specified daily limit on price fluctuation. तो ये इक्विटी मार्केट में ये डेली लिमिट जो 2 और 4% की कमोडिटी मार्केट में है, वो प्राइस उधर 20% तक इक्विटी मार्केट में होती है। बट जिसके अंडरलाइंग सिक्योरिटी के स्क्रिप्ट के डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स है, उस पर डेली लिमिट होती नहीं है। ये आपको, यदि आप इक्विटी मार्केट से बारे में जानते हो तो वो भी मालूम होगा कि वहाँ पे डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट जिसके हैं उसके अंडरलाइंग में डेली प्राइस लिमिट होती नहीं है। देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्जिन, इनिशियल मार्जिन, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, स्पेशल मार्जिन, एडिशनल मार्जिन, टेंडर मार्जिन। इसकी पूरी जानकारी एक्सचेंज पे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मिलती रहती है। एंड इट इज नोन कि एक कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए कितनी मार्जिन देनी पड़ेगी। और वैसे भी फाइनल सेटलमेंट प्राइस होगा। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जब भी सेटल हो रहा है तो उसकी फाइनल सेटलमेंट प्राइस क्या है, दैट इज बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग फिजिकल मार्केट। फिजिकल मार्केट में क्या प्राइस है, तो लास्ट 3 दिन की जो प्राइस है वो स्पॉट प्राइस की एवरेज निकाल के फाइनल सेटलमेंट प्राइस होती है। इसका कारण ये है कि फ्यूचर्स में या डेरिवेटिव्स मार्केट में कोई इसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकता, गिरा नहीं सकता, because that price is linked to the underlying physical market. कोई बहुत फ्यूचर्स में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया और बहुत प्राइस ऊपर ले लिया, तो स्पॉट मार्केट इफ द एक्चुअल प्राइस इज मच लोअर, उसको बहुत सारी डिलीवरी मिल जाएगी एंड ही विल बी एट अ लॉस बिकॉज ही विल हैव टू पे द प्राइस एट व्हिच ही हैज परचेज। सिमिलरली इफ somebody is trying to sell at a lower price and he is at the expiry, if he has a delivery position, he has to give delivery, then he'll have to buy at a higher price from the spot market. So final settlement price, which is based on the underlying physical market, controls the derivatives price. ज्यादा underlying reality से कहीं उसको दूर नहीं जाने देते। These are the key features of contract specification. Every commodity का क्वालिटी पैरामीटर्स, बेसिस वैरायटी वगैरह अलग अलग होते हैं। ट्रेडिंग यूनिट भी अलग होता है, डिलीवरी साइज भी अलग होता है, डिलीवरी सेंटर्स अलग अलग होते हैं। बेसिकली बिकॉज डिफरेंट कमोडिटीज हैव डिफरेंट ग्रोइंग एरिया, दे आर मार्केट्स एट डिफरेंट सेंटर्स। उसके अनुसार कोई भी कमोडिटी का कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन वो पैरामीटर्स स्पेसिफाई करता है, उसको देख के इसमें ट्रेड करना होता है। फाइनल सेटलमेंट प्राइस अभी हमने बोला कि टेकिंग द सिंपल एवरेज ऑफ लास्ट होल्ड प्राइसेस of the last 3 days. Mark to market margin is the difference between what is the rate of contract, क्या रेट पे आपने ट्रेड किया है, बाय किया, सेल किया, एंड व्हाट इज द मार्केट प्राइस टुडे, उसका डिफरेंस जो है दैट इज द मार्क टू मार्केट मार्जिन जो एक्सचेंज को जमा करनी पड़ती है। ऑफसेट इज बेसिकली ऑपोजिट ट्रांजैक्शन, यदि आपने किया तो उसको ऑफसेट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। बाय किया है बाद में जाके सेल किया तो दैट इज ऑफसेटिंग ट्रांजैक्शन, तो पोजीशन नलीफाई हो जाती है। 1 बाय और 1 सेल पोजीशन नहीं होती है, वो 0 हो जाती है। सो 1 बाय इज 1 प्लस, 1 सेल इज 1 माइनस, सो 1 प्लस प्लस माइनस 1 इज 0, तो उसके अनुसार वो ऑफसेट हो जाती है। स्टैगर्ड डिलीवरी में देयर इज अ the large quantities have to be delivered, the seller has the ability or he has the facility to deliver it over a staggered delivery period which could be 5 दिन से 15 दिन तक उसको टाइम मिलेगा डिलीवरी देने के लिए। सो दैट इट मेक्स इट इजी टू गिव डिलीवरी ऑन अ expired contract, a contract which has matured. Every commodity that is being traded on the exchange has to be delivered physically, मतलब
यदि आप कोई कमोडिटी बेच रहे हो और आपकी एक्सपायरी पे सेल पोजीशन है, तो वो कमोडिटी आपको डिलीवर देनी पड़ेगी। उसके लिए basically you need to have stored those goods in the approved warehouses, service provider, those are approved by the exchange and the clearing corporation, और वहां पे आपको पहले माल जमा करना होता है if you have to sell, and then if the warehouse will check that it is of the specified quality वैरायटी, वो चेक करके ही वहां लिया जाता है वेयर हाउस में, और उसका आपको क्रेडिट मिलता है आपके इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट में। वो क्वांटिटी, लेट्स से यू हैव डिपॉजिटेड 100 टन्स ऑफ चना, तो you get a credit of 100 tons of chana in your account, commodity का जो इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट है उसमें आपको क्रेडिट मिलेगा। एंड व्हेन यू हैव टू, देन यू कैन मॉनिटर कि टोटल आपने कितना डिपॉजिट किया है, कितना आपके पास है, कितना डिलीवरी दे सकते हैं, और डिलीवरी प्रोसीजर जो है उसके अनुसार वो उसका आप डिलीवरी दे सकते हैं। तो खरीदार वहां जाके वो डिलीवरी शेड्यूल लेके he can go to the warehouse and take the goods which have been deposited by you in the warehouse, specified warehouse. So there is a बहुत बड़ा और बहुत strong warehousing infrastructure exchange ने किया हुआ है। There are many good quality warehouses where जहाँ goods रखे जाते हैं, their basic responsibility is to store the goods in the, to protect the goods from the weather conditions and ensure that their value is intact, they do not get damaged. तो deposits करने के लिए there is a process which has to be followed, and there is a information available on the exchange platform. इसको कैसे करना है, तो उसके लिए assaying होता है जब ये goods warehouse में जाते हैं। Assayer will certify that the goods are of the desired quality, and then only वो warehouse में accept किया जाएगा और उसका receipt होके आपके अकाउंट में, ई अकाउंट में जमा हो जाएगा। सो दिस इज अ प्रोसेस दैट द एक्सचेंजेस हैव पुट इन प्लेस। इसके अलावा डिलीवरी देने का और लेने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। इट हैज टू गो थ्रू द अप्रूव्ड वेयरहाउसेस ओनली। How to participate in a commodity derivatives market? So choose a broker, open a trading account with a SEBI registered broker, only SEBI registered broker and not somebody else. You have to verify जो broker approved है वो SEBI registered है, तो इसके बारे में exchange के वेबसाइट पे, SEBI के वेबसाइट पे भी इसके बारे में जानकारी मिलेगी। वहां पे जाके KYC फॉर्मेलिटीज आपको कंप्लीट करनी है। दोज आर स्टैंडर्डाइज्ड, जैसे कि बैंक अकाउंट खोलते समय भी KYC करनी पड़ती है, वैसे भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट खोलते समय, कमोडिटी ट्रेडिंग अकाउंट खोलते समय KYC आपको कंप्लीट करनी होती है। ब्रोकर आपको रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट देगा, तो उसमें क्या रिस्क है ट्रेड करने में कमोडिटी डेरिवेटिव्स में, उसके बारे में पूरी जानकारी, रफली इट्स ऑलमोस्ट अ बुकलेट, तो उसको ठीक से समझ के इसमें कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना है। इक्विटी मार्केट में ट्रेड करने से कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट काफी मुश्किल है, समझना चाहिए, और ओनली आफ्टर यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रिस्क्स involved in trading in commodity market, you should think of trading in a commodity derivative. Without understanding the commodity market, one should not take part. फिर ट्रेडिंग करने के पहले जो इनिशियल मार्जिन है, रिक्वायर्ड मार्जिन, वो ब्रोकर के साथ अपफ्रंट जमा करनी पड़ती है। आपका डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट है वो ब्रोकर को बताना पड़ता है, और आपका ENWR नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट अकाउंट भी खोलना पड़ता है। When this has been done, you are ready to transact in a commodity derivatives market. Now SEBI has specified certain do's and don'ts. क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। तो इन्वेस्टर गाइडलाइंस में द फर्स्ट डू इज रीड SEBI एक्सचेंज सर्कुलर्स अवेलेबल ऑन द एक्सचेंज वेबसाइट। समझो
कि डेरिवेटिव्स ट्रांजैक्शंस, कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस क्या है, उसके बारे में नियम क्या है, एक्सचेंज के नियम क्या है, सेबी गाइडलाइंस क्या है, वो ठीक से समझना चाहिए। इनको बिना समझे, बिना पढ़ के इसमें कमोडिटी डेरिवेटिव्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमने अभी बात की, ट्रेड ओनली थ्रू एक्सचेंज रजिस्टर्ड मेंबर, जो कॉमन इसमें डब्बा ट्रेड बोलते हैं, जो कर्ब साइड बोलते हैं, जो दोज हु आर नॉट ऑथराइज्ड टू ट्रेड ऑन द एक्सचेंज कैन आल्सो एंटाइज पीपल टू ट्रेड, उनसे कैश में पैसा लेके ट्रेड करेंगे, बट दैट इज नॉट, that involves huge risk, not only of counterparty risk or but of being defrauded by such a member. तो ओनली एक्सचेंज रजिस्टर्ड मेंबर जो है, सेबी अप्रूव्ड मेंबर है, उसके थ्रू ही ट्रेड करना चाहिए। केवाईसी मैंडेट यूनिक क्लाइंट कोड देता है मेंबर। Every trade that you do is linked to your unique ID, and the entire trades done in your name will be basically recorded. So KYC complete करके यूनिक क्लाइंट कोड लेना जरूरी है। और इन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, रिस्क डिस्क्लोजर जो डॉक्यूमेंट रहता है मेंबर से, वो लेना चाहिए। फॉर अ पार्टिसिपेंट, व्हाट आर द ऑब्लिगेशन, क्या हक है, व्हाट आर द राइट्स, you need to understand to participate in the market. For every trade, bill और contract loan, every settlement के लिए लेना जरूरी है। अभी तो फिजिकल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट्स भी ईमेल पे लेने के लिए परमिशन है। तो बट फॉर एवरी ट्रेड दैट यू डू, एवरी सेटलमेंट, यू शुड गेट अ कॉन्ट्रैक्ट नोट। इसमें कोई छूट नहीं है ब्रोकर को कि महीने में एक बार मैं स्टेटमेंट दूंगा, ऐसे नहीं है। For every day, all the transactions that you do, he has to issue a contract note, which will basically specify in which contract you have participated, what quantity, at what rate, what is the brokerage, and all that. All that information you have to get by the end of the day. So whether the entire information is available or not, you have to ensure. तो इसके बारे में जानकारी एक्सचेंज के सर्कुलर्स में भी मिलेगी कि कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या होना जरूरी है। एंड ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज वेरी वाइटल फॉर यू टू मॉनिटर आपके ट्रेड्स क्या हुए हैं, और एट व्हाट रेट यू हैव ट्रेडेड एंड व्हाट इज द सेटलमेंट अमाउंट। एक्सचेंज पे ट्रेड वेरिफिकेशन फैसिलिटी भी मिलती है। तो आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट में जो ट्रेड लिखा है, वो ट्रेड का आईडी आप जाके एक्सचेंज के वेबसाइट पे चेक कर सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट नोट में जो डिटेल्स दिए हुए हैं, वेदर दे आर करेक्ट। ऐसा तो नहीं ना कि ब्रोकर ने कुछ अलग ही रेट दे दिया है और आपका ट्रेड कुछ अलग हुआ है। मतलब इसमें ब्रोकर आपको डिसीव तो नहीं कर रहा, ये आप वेरीफाई कर सकते हो। मार्जिन समय पे देनी चाहिए, मार्क टू मार्केट समय पे देना चाहिए, और यदि नहीं करने पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ये ठीक से समझ लेना जरूरी है। और डब्बा ट्रेडिंग जो मैंने बोला, कि जो ऑफ मार्केट ट्रेडिंग जो करते हैं डब्बा में, जिसको सट्टा भी हम बोल सकते हैं, उससे दूर रहना बेहतर होगा, बिकॉज वो खतरे से खाली नहीं है। इट इज वेरी वेरी डेंजरस टू basically go to a dabba trader, and you never know whether he will, if you have made a profit, whether he'll pay you or not, and you will not get the correct information because there is no transparency on what is happening. So avoid dabba trading at under all circumstances. तो ब्रोकर से जो आपको स्टेटमेंट मिलेगा ट्रांजैक्शंस का, मंथ टू मंथ, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से जो आपको कॉन्ट्रैक्ट इसके कमोडिटीज के जो ट्रांजैक्शन डिलीवरीज वगैरह हुए, उसका स्टेटमेंट मिलेगा। तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के साथ वेरीफाई करना जरूरी है। जैसे कि बैंक का स्टेटमेंट हम रिकंसाइल करते हैं, देखते हैं कि कितने चेक दिए थे, कितने डिपॉजिट किए, सब आए कि नहीं, उसी तरह से आपने कितने सारे ट्रेड किए हैं, उसका स्टेटमेंट से चेक करना जरूरी है। चेक पेमेंट करते समय कैश में पेमेंट ट्रांजैक्शन करनी नहीं है ब्रोकर के किसी भी हालत में। चेक से ही पेमेंट करना है और चेक से ही पेमेंट लेना है, और वो ब्रोकर के नाम पे ही उसको पेमेंट करना है।
whether you can do it by check or by demand draft, or since now NEFT or इलेक्ट्रॉनिक ई बैंकिंग आप इंटरनेट बैंकिंग भी कर रहे हैं, इवन दैट इज पॉसिबल, एनईएफटी भी आप कर सकते हो, पर कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करना है। पीरियोडिकल स्टेटमेंट, मंथली स्टेटमेंट या 15 दिन का स्टेटमेंट ब्रोकर से सिक्योरिटीज और फंड्स का लेना चाहिए, और यदि कोई आपको फर्क मालूम पड़ा तो तुरंत ब्रोकर को बताना चाहिए। पोर्टफोलियो पीएमएस इज नॉट परमिटेड, इक्विटी मार्केट में पीएमएस परमिटेड है, कमोडिटी मार्केट में पीएमएस इज नॉट परमिटेड। और अनऑथराइज्ड ब्रोकर यदि होंगे तो उनसे कोई ट्रांजैक्शंस हुए हैं या उससे कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए तो दे आर नॉट कवर्ड अंडर सेटलमेंट गारंटी मैकेनिज्म ऑफ द एक्सचेंज। तो अनऑथराइज्ड ब्रोकर है, यदि वो फेल हो जाता है तो आपका पैसा उससे रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट कवर्ड अंडर एक्सचेंज settlement guarantee mechanism. So to avoid trading or dealing through any unauthorized brokers, वो ये डोंट की गाइडलाइंस है जो सेबी ने दिए। डोंट डील विथ अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज, जो ब्रोकर रजिस्टर्ड नहीं है उनसे कभी भी ट्रेड ना करें, उनसे ट्रांजैक्शंस ना करें, ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन, डब्बा ट्रेडिंग ना करें। डोंट गेट कैरिड अवे बाय alluring advertisements, rumors, hot tips or any promise of assured return. टीवी पे बहुत सारे एक्सपर्ट आते हैं, बहुत सारी कुछ जानकारी बोलते हैं, या एसएमएस पे भी आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा, व्हाट्सएप पे आपको कोई टिप देता होगा। डोंट गो बाय दैट, आपने खुद मालूम करना चाहिए क्या हो रहा है कमोडिटी के बारे में, देन ओनली ट्रेड। डोंट go by WhatsApp, don't go by SMS, and don't go by any other tips that you may get from other market participants. You have to decide for yourself. Don't start trading before understanding risk disclosure clause. पूरी रिस्क जो है, रिस्क डिस्क्लोजर एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ पूरा तरह से समझ लो, एंड देन ओनली स्टार्ट ट्रेडिंग। आपने डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना है। अनसाइंड या डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं लेने, यू शुड गेट authorized contract note. If it is physical, it has to be signed by the broker, and if it is it can also be through email, but उसमें digital signature है कि नहीं वगैरह देखना है। You have to ensure that it is a genuine contract note. Market rumors सुन के ट्रेड मत करिए, उसमें रूमर्स ही ज्यादा होते हैं, उससे नुकसान होने की संभावना ज्यादा होती है। और अनड्यू रिस्क नहीं लेनी चाहिए, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है उसके अनुसार ही पोजीशन लो, उससे ज्यादा पोजीशन लेना खतरे से खाली नहीं है। यू कैन इनकर ह्यूज एक्सपेंसेस। और एडवाइजर, एनालिस्ट या एक्सपर्ट जो टीवी पे जो बोलते होंगे, डोंट गो बाय दैट। यू हैव टू स्टडी, अलग से जानकारी लेनी है मार्केट के बारे में, कमोडिटी के बारे में, एंड देन यू हैव टू डिसाइड ऑन व्हाट टू डू, वेदर यू शुड बाय, यू शुड सेल, और यू शुड एब्सटेन फ्रॉम द मार्केट। और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो भी प्रेडिक्शंस आते हैं या बताया जाता है उस पर डिपेंड करके यू शुड नॉट trade in the market. You may end up incurring losses. Now there are question and answers. Puneet, hello. Yes, sir. Yes, sir. You'll handle this question and answer. Yeah, sir. Sure. I'll handle that. So as all our participants are there, so I request all our participants to kindly answer the very nominal questions. Who regulates the commodity derivatives market in India? Is it RBI, IRDAI, PFRDA, or SEBI? Participants can, unmute yourself, or, in your chat box, you can answer us the same. As I'm getting the answer, sir, it's D. Yeah, so it's
SEBI. Whether SEBI regulates spot market commodity trading also. So you can see on your screen the options are yes, no, not sure, probably yes. I'll again repeat for my participants whether SEBI regulates spot market commodity trading also. So you can just unmute yourself for providing the answers, or you can drop us the message for the answers. The, the thing with these questions are answers is to make you a little bit more interactive, and kind of get back us a real-time feedback whether the seminar which we are providing here is actually of making sense with all the participants or not. So yeah, it's been no, sir. So you can change the question. Jayan sir, you can just change the question. Okay. So I'll explain this question to all our participants. Which factors affect the prices of agri commodities? The first option is weather conditions, B, agricultural produce, C, change in import and exports policies, D, all of the three. तो अगर मैं इसमें आपको हिंदी में थोड़ा अनुवाद करके बताऊं तो क्या ऐसे कारण है जो कि एग्री कमोडिटीज की जो भाव रहते हैं उनको उनको अफेक्ट करता है, तो क्या वो वेदर कंडीशंस है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, या फिर चेंज इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज? तो जी हाँ सर, इट्स डी, ऑल द थ्री. Sir, you can just next question. What is arbitrage? Entering into sell and purchase transaction in spot market, entering into purchase transaction in spot and future market, simultaneously entering the sell and purchase transaction in two or more markets. In the D option, entering into sell transaction in spot and future market. तो आर्बिट्राज, मैं एक बार ये इसको हिंदी में भी अपने पार्टिसिपेंट से बताना चाहूंगा कि आर्बिट्राज बेसिकली होता क्या है कि आप बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं सिर्फ केवल स्पॉट मार्केट में, या फिर आप सिर्फ खरीद रहे हैं स्पॉट और दोनों फ्यूचर्स मार्केट में, या तीसरा जो ऑप्शन है साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ आप खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं दो अलग अलग बाजारों में, मतलब स्पॉट और फ्यूचर्स में, और लास्ट जो है कि आप केवल बेच रहे हैं स्पॉट और फ्यूचर्स मार्केट में. So,
इसका जो आंसर है वो सी है सर। आई गेस सी इज द राइट आंसर। Yeah, so C was the right answer. And the last question of this particular webinar is which stock market is having major share in trading volumes in agricultural contracts? So बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है uh, कि NSE है, MCX है, NCDEX है, ICX है या BSE है। जी, इसका सही आंसर दिया है कुसुम लता जी ने, सी NCDEX। So thank you participants for answering us. अगर अगर किसी पार्टिसिपेंट के कोई हमारे साथ प्रश्न है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके भी हमसे पूछ पूछ सकते हैं, या फिर अपने जो राइट हैंड साइड कॉर्नर में आपको जो चैट बॉक्स दिख रहा है वहां पर भी आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। साथ ही के साथ मैं थोड़ा सा यहाँ पर और डिटेल्स देना चाहूँगा कि जैसे एनसीडीएक्स आपके लिए ऐसे ही अवेयरनेस सेशंस जो है वो लाते रहता है, और आप हमारे वेबसाइट पर जाकर ncdx.com पर जाकर भी बहुत सी जो चीज़ों का जो नॉलेज है वो वहाँ पर ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन है, कमोडिटी रिपोर्ट्स भी आती है वहाँ पर। ये जो सेशंस है, ये जो अवेयरनेस सेशंस है, इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा, जहां पर अगर आपको किसी अन्य अपने ग्रुप्स में या फिर अपने साथियों को कोई शेयर करना है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे लिंक्डइन या फिर फेसबुक या फिर आप हमें डायरेक्टली भी कांटेक्ट करके, यदि आपके कोई प्रश्न है ट्रेडिंग से रिलेटेड या फिर आप ट्रेडिंग में एंटर होना चाहते हैं और असिस्टेंस रिक्वायर्ड है आपको, तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट मैनेजर्स और बीडीएम मैनेजर्स के भी कांटेक्ट डिटेल्स जो है हमारे एनसीडीएक्स की साइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सर, फिलहाल ज़्यादा कोई क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे, लेकिन बहरहाल आप सभी पार्टिसिपेंट्स हमें कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें आस्कस @ncds.com के ऊपर भी लिख सकते हैं, ताकि हम आपके हेलो। प्रश्नों को जान पाए। और या प्लीज़। हाँ सर, एक फेवर चाहिए। जो अभी वेबिनार हुआ उसमें काफी अच्छा उन्होंने बताया सर ने। क्या पॉसिबल है ये हमारे को पूरा इसका रिकॉर्डिंग और जो उनका पीपीटी था वो आ, मिल सकता है मेल पर? क्योंकि क्या जी होता है इन फर्दर, बिल, एक्चुअली अभी जैसे हमने अटेंड किया, इट्स ओके, मतलब अभी है, लेकिन कुछ समय बाद वो चीजें आउट हो जाती हैं, तो रिकॉल के लिए अगर ये चीज अगर मिल जाए तो बहुत सही रहेगा सर। श्योर श्योर श्योर। तो मैं आपकी क्वेरी जो है उसको रिजॉल्व करता हूँ। आप हमारे एनसीडीएक्स की साइट पर जाएंगी तो जी आपको जी। ये पूरा का पूरा जो ट्रेनिंग सेशन है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। ओके। जैसे कि आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, तो आप जितने भी पीपीटीज के स्लाइड रन है आप वहाँ पे उससे उनका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर सकते हैं। साथ ही जैसा कि आप हमें अपना ईमेल आईडी अगर ड्रॉप करते हैं तो जी। उसके ऊपर भी पूरी तरीके से आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। ओके। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो आई गेस सर देयर आर नो फर्दर क्वेश्चंस, तो मैं एक बार फिर से अपने सारे पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद देता हूं उनके अमूल्य टाइम के लिए, और आशा करता हूं कि पूरे वेबिनार में वो कुछ ना कुछ सीख के गए होंगे, कुछ इनोवेटिव, कुछ नया। और मैं साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूंगा जयंत सर का, कि आज उन्होंने भी एज अ गेस्ट स्पीकर बनकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, और हमारे साथ हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को एजुकेट करने का एक छोटा सा प्रयास जो एनसीडीएक्स हमेशा करता आ रहा है एक बाजार को डेवलप करने के लिए, उसमें हमारे साथ एक योगदान दिया। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो You. मच पार्टिसिपेंट्स। It was a pleasure joining, and all the very best to all the participants. थैंक यू सो मच सर। तो आज ही के साथ मैं इसका आज का जो हमारा सेशन है उसको एंड करता हूँ, और आप हमारे साथ स्टे ट्यून रहे, ऐसे हम वेबिनार जो है वो लाते रहते हैं। आपकी संध्या शुभ हो। धन्यवाद।